हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 4 में हम किंगडम मोनेरा में पढ़ने वाले हैं आज मोड ऑफ रेस्पिरेशन और कैसे उसका वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस और ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ रेस्पिरेशन की कैसे मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन, इसमें आ जाता है हमारे पास एरोबिक मोड और एनारोबिक मोड। ठीक है, एरोबिक मोड और एनारोबिक मोड। एरोबिक मोड मतलब रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक मोड मतलब रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मोड में हम बात करें तो उनके कुछ स्टेप्स जो है हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरोविक एसिड में चेंज हो जाएगा, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरोविक एसिड में चेंज हो जाएगा और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। अब साइटोप्लाज्म में क्यों होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं और उनके पास कोई भी वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती इसको परफॉर्म करने के लिए, तो सारी चीजें उसके साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती हैं, इसलिए ये प्रोसेस भी उसकी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम दूसरी प्रोसेस की। मतलब पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रैब साइकिल हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है, अभी फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि इसके बाद का स्टेप होता है हमारे पास क्रैब साइकिल। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग चेन जो कि किसमें होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम पता लगाएं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मीजोजोम में होती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग चेन के बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बाद डायरेक्ट एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एटीपी निकल जाता है और ये प्रोसेस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस। इसमें एक ग्लूकोज 2 पायरोविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग चेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मीजोसोम में होती है, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन उसकी बताएं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इसके बाद इस वाले स्टेप के बाद हमारे पास एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस होगी पहले स्टेप में। पहले स्टेप में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, पहले स्टेप में हमारे पास क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोसेस आ जाती है, 3 प्रोसेस नहीं 3 टाइप्स की प्रोसेस आती है। सबसे पहले आती है हमारे पास फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 प्लस हमारे पास कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, C2H5OH ले लो। ठीक है, और एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे फर्मेंटेशन के बाद प्यूट्रीफैक्शन। प्यूट्रीफैक्शन का मतलब होता है हमारे पास प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन होता है इसमें प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स को तोड़ के एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन्स को ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकलती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास थर्ड प्रोसेस पे जिसे हम कहते हैं डीके।
डीके मतलब डिकम्पोज होना, सिंपली ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें डिकम्पोज हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक एनारोबिक में सबसे पहले स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का सेम होता है, बाकी उसके बाद यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेस आ जाती हैं, फर्मेंटेशन, प्यूरिफिकेशन और डीके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारे पास। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स और ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब्स एंड ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, यानी कि ऑक्सीजन इज मस्ट। इसके बाद अगर हम ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन उनके लिए एक पॉइजन की तरह काम करती है, वो बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रहते हैं। अगर वहां पे ऑक्सीजन है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास 2 टर्म्स। उसके बाद आ जाती है हमारे पास तीसरी टर्म। तीसरी टर्म आती है हमारे पास फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब ये टर्म क्या बताती है? फैकल्टेटिव एरोब्स, एरोब्स का मतलब होता है यहाँ पे नॉर्मली ये ऑर्गेनिज्म एनारोबिक होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता तो ये एडॉप्ट हो जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। मतलब ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये एक एनारोब की तरह काम करेंगे, ठीक है, नॉर्मली एनारोब। और ऐसे ही ये होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये नॉर्मली होते हैं एरोब्स, ठीक है। क्या होते हैं ये? एरोब्स, नॉर्मली एरोब्स। लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एनारोबिक की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैकल्टेटिव एनारोब्स, नॉर्मली एरोब्स होते हैं ये, और ये नॉर्मली एनारोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट 4 के बारे में था। अब पार्ट 5 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है, ठीक है।